Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing well. So today in this video we are discuss practice set 4 जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने कम से कम 100 क्वेश्चन पिछली वीडियोस जो थी अपनी पार्ट इसकी प्रैक्टिस सेट 4 के पार्ट 1 की, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर किए थे। अब बाकी के बचे हुए 100 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसी वाले वीडियो में सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने काफ़ी कर लिए हैं क्वेश्चन, तो चलिए अब पार्ट 4 का इसके पार्ट प्रैक्टिस सेट 4 के पार्ट सेकंड में हम लोग चलते हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 102, जिसमें कि कह रहे हैं कि गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस अवस्था से जब हम ठोस अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे कोई चीज़ गैस है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट है, वो जब जाके सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से ठोस हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। यानी कि गैस से सॉलिड में पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है, एक प्रोसेस होती है, उसके बीच में जो काम करती है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो यही हम लोगों को इसमें बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए। तो वाष्पीकरण है, फिर हिमांक है, गलनांक है, संघनन है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो 102 का करेक्ट आंसर होने वाला है डी, जो कि है संघनन। यानी कि गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो गैस से सॉलिड में कन्वर्सन की प्रोसेस को कहते हैं संघनन। ठीक है, उसके बीच की प्रोसेस जो होती है गैस को सॉलिड में जो कन्वर्ट करती है, उसको संघनन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 103। जो क्वेश्चन कह रहा है एल्काइन में बंद कोण होता है, एल्काइन में जो बंद कोण होता है वो कितना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो देखिए आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से, फिर उसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील है। यानी कि इसमें जो 4 यौगिक दिए गए हैं कंपाउंड, उसमें से कौन सा पानी में घुल जाता है आसानी से। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है CH3OH है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म से एसीटोन क्रिया करके बनाता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन से क्रिया करता है तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आपको करेक्ट एक में टिक करना है, जो कि 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है क्लोरीटोन। जो यानी कि प्रोडक्ट जो बन के निकलेगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के रिएक्ट करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्लोरीटोन। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैनिजारो क्रिया देता है, यानी कि कैनिजारो जो रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देती है। तो कैनिजारो जो रिएक्शन होती है वो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा कि क्या देती है। अगर आपको इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट पता होगा तो आप पता लगा पाएंगे कि ये जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो जो प्रोडक्ट देती है, उस प्रोडक्ट का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3 CH CH3 CH और CH3, ये एक आपको प्रोसेस दे दी गई, जो कि IUPAC नेमिंग के अंडर में आती है ये चीज़ें। अगर IUPAC नेमिंग आपको आती होगी तो आप इसका आसानी से नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से फॉर्मूला दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। ठीक है, इसको IUPAC की तरफ से कैसे इसको नेमिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए जो आपका CH3 साइड में खिसक के चला गया है, तो मैं बता दूं कि ये CH3 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो CH3 जो होगा वो यहाँ पे होगा, तो आप इतना थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन थोड़ा साइड से हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये किसी की भी गलती नहीं है, थोड़ा प्रिंट करने में गलती हो गई है। तो इसको ना हम लोगों की गलती है ना आपकी गलती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि ये CH3 यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने IUPAC नेमिंग पढ़ी होगी 12th में थोड़ा ध्यान से, तो आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक लंबी चैन देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट में लंबी चैन जो है कौन सी होगी, कार्बन कार्बन की लंबी चैन। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चैन गई है, देखिए सबसे लंबी 1 2 3 4 5 कार्बन इसी में मिलेंगे। बाकी अगर आप यहाँ से यहाँ टर्न करेंगे तो 3 कार्बन में ही फिनिश हो जाएगी। ठीक है,
तो 5 कार्बन हो गए, तो हम लोगों को सबसे लॉन्ग चेन ढूँढनी थी, तो लॉन्ग चेन ये मिल गई है। अब स्टार्टिंग देखिए IUPAC में वहाँ से की जाती है जहाँ से आपको पहला ग्रुप मिल जाता है, ठीक है? तो जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट सेकंड रखेंगे तो हमें सेकंड नंबर पे मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो भी सेकंड नंबर पे मिल रहा है। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं नेमिंग करना। तो देखिए 5 5 साइकिल की एक तरीके से 5 चेन की रिंग हो गई, तो आप पेंट तो दिमाग में रख ही लीजिए, ठीक है? पेंट। तो अब देखिए आपको इतना पता चल गया, कार्बन की 5 लाइनों से सबसे लंबी रिंग ये मानी गई है। तो पेंट तो जिसमें होगा वो करेक्ट होने वाला है। तो ये ब्यूट वालों को तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब पेंट के 2 बचे, ठीक है? पेंटेन मतलब कि 2 में बचा, तो आप देखिए इसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो ये देखिए 5 कार्बन की रिंग हुई, तो पेंट में से कोई एक करेक्ट होने वाला है इसमें। तो देखिए फर्स्ट वो सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे CH3 होगा, तो सेकंड और फोर्थ पे CH3 ग्रुप लगा होगा। जैसे ये यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ठीक है? सेकंड और फोर्थ पे जब CH3 लगा होगा, तो सेकंड और फोर्थ में CH3 लगा। CH3 2 बार हो गया, इसलिए इसको डाई बोल देंगे। देखिए 2,4 डाई पेंटेन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये C करेक्ट कर लेंगे। ये देखिए 2 पे है एक ग्रुप और एक 4 पे है, और इन दोनों को वो CH3 सेम ग्रुप है, तो डाई हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 2,4 डाई पेंटेन हो गया। एन क्यों लगाएंगे पेंटेन का मतलब, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब जगह। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन होता, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे लगा होता तो पेंटाइन हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे करके नेमिंग की जाती है। थोड़ी प्रोसेस है लंबी, तो आपको समझनी पड़ेगी केमिस्ट्री में जाके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, मैथिल एथेनॉइड का सूत्र क्या होता है? ये मैंने आपको केमिस्ट्री फार्मूला सीड जो करके एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसको जाके देख लेना बहुत ध्यान से। उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, हर एग्ज़ाम में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उस वीडियो से आता मिलेगा। तो आप जाके उसको ज़रूर देख लेना। 108 क्वेश्चन नंबर की आपको डिटेल उस वाली वीडियो में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, ठीक है? तो आप देख लेना केमिस्ट्री फार्मूला सीट, उस पे सारे फार्मूले को दिया गया है उसमें फॉर्म में कि कैसे कैसे होते हैं फार्मूले, तो आप उसको देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में मैथिल एथेनॉइड का सूत्र जो होता है 108 का करेक्ट आंसर होने वाला है डी, जिसमें कि दिया गया है CH3 CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल एथेनॉइड कहते हैं, ठीक है? अब देखिए 109 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेंजीन चक्र के प्रतिपादन तथा गुण बताए थे। यानी कि ये जो बेंजीन चक्र के प्रतिपादन और उसके गुण को प्रॉपर्टीज को किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, रदरफोर्ड या थॉमसन या वर्जीलियस या कैकुले, ठीक है? तो ये 4 जो साइंटिस्ट हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो इसमें सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। कैकुले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्होंने बेंजीन के चक्र को यानी कि बेंजीन साइकिल को समझाया था, ठीक है? और उनकी प्रॉपर्टीज को बताया था। अब देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है हैवर विधि में उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन करता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन करता है? तो वो एमओ करता है, ठीक है? अब देखिए 111 नंबर क्वेश्चन में शीर्ष कक्ष विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। जब शीर्ष कक्ष विधि होती है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या प्रोडक्ट आता है बन के निकल के, ठीक है? इस प्रोसेस में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो निकल के आता है लास्ट में? तो देखिए 4 ऑप्शंस में 111 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि दिया गया H2SO4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कीजिए यानी कि करेक्ट कीजिए कौन सा सही है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है फॉर्मिक एसिड, जो कि इसका सही मैच है। HCOO C2H5 फॉर्मिक एसिड का ही सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो आप फॉर्मूला सीट जरूर पढ़ लेना, जिसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप सही गलत में मैच कर पाएंगे, ठीक? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए ग्लिसरॉल क्या है। तो ये ग्लिसरॉल जो होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ के इसलिए चल रहे हैं, वरना एक वीडियो में 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एग्ज़ाम बहुत पास है, तो हम लोगों को थोड़ा स्पीड लेके चलना पड़ेगा। अभी हम लोगों के 5 सेट और रह गए, 5 से 6 सेट रह गए, जिसको हम लोगों को एग्ज़ाम से पहले कवर करना। तो थोड़ी सी स्पीड आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ी स्पीड हो जाए।
तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 114 नंबर क्वेश्चन है, जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, नीचे गैस दी गई है, ये देखिए। जस्ते में, या जस्ते का मतलब होता है जिंक, और तनु सल्फ्यूरिक एसिड मतलब, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पतला। ठीक है, तनु होता है और सांद्र होता है, सांद्र का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेट का हिंदी अगर मैं बताऊं आपको तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, और डिल, डिल मतलब डाइल्यूट का होता है पतला। तो पतला सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सी गैस निकलती है जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है। तो ये देखिए 4 गैस दे दी गई। 114 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार 9 है तो संयोजकता 3 है, इसका परमाणु भार कितना होगा। ये आपको निकालना बेहतर तरीके से आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो मैं जब थ्योरी कराऊंगी तब करा दूंगी, यहाँ पे अभी उतना डिटेल में समझाना हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो आप बताना, मैं छोटी सी वीडियो आपको ये समझाने की डाल दूंगी। ठीक है, परमाणु भार और एटॉमिक नंबर इस कैसे निकाला जाता है, तो मैं वो आपको क्लियर करके डाल दूंगी। तो 150 नंबर का फिलहाल अभी आंसर देखते हैं, जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 27 इसका परमाणु भार होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 116 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, जितना ये इम्पॉर्टेंट उतना ही आसान भी है। अवोगैड्रो संख्या यानी कि अवोगैड्रोज नंबर का मान कितना होता है, तो ये आपको हर जगह लिखा मिलेगा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है अवोगैड्रो संख्या, यानी कि अवोगैड्रोज नंबर जो होता है। तो ये देखिए ये करेक्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आयनन का सिद्धांत दिया था, आयनन का सिद्धांत था जो किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। तो 117 नंबर क्वेश्चन का बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि आर्हीनियस दिया गया है। ठीक है, तो देखिए K4 Fe6, ये देखिए 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है K4 Fe6 जो है वो क्या है, द्विक लवण है या फिर सामान्य लवण है या संकुलन लवण है या फिर मिश्रित लवण है। कौन सा लवण है K4 Fe6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये देखिए संकुलन लवण है K4 Fe6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 119। बारूद बनाने में प्रयुक्त होता है, बारूद बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। तो 119 नंबर का KNO3 है, जो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बारूद बनाने में KNO3 का यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं इसको ताकि चीज़ें अच्छे से दिख पाएँ। तो 120 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि इसमें आपको मैच करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग मैचिंग करते हैं कि कार्बन के कितना परमाणु भार होता है। इसमें देखिए तत्व दिया गया, फिर इसका परमाणु भार दिया गया। तो इसमें देखिए कार्बन का परमाणु भार होता है 112, अरे सॉरी 12 होता है, यानी कि 12 होता है, गलती से निकल गया। ठीक है, तो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35। ठीक है, ये देखिए आपको जब आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखेंगे तो उसमें इसका परमाणु भार पता चल जाएगा, आपको पीरियोडिक टेबल में दिया होता है। अगर नहीं भी दिया होता है तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उसी का डबल कर दो। जैसे कार्बन का 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 6 का डबल कर दोगे जब आप तो कितना हो जाएगा, 6 का डबल करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 ही परमाणु भार हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्स डबल होता है एक तरीके से। अब आप एग्जैक्ट भी उसको दिमाग में मत रख लेना कि डबल ही हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन का जो होता है, क्या बोलते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। ठीक है, 17वें नंबर पे क्लोरीन आता है। 17 दूनी 34 करके तो आप ऐसे गलत मत कर लेना, अगर 70 आप 34 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो एक तरीके से एटॉमिक वेट होता है वो 35 होता है, 35.5 होता है। ठीक है, तो आप इतना कंसेप्ट मत लेके चलना, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स आपको पता होना चाहिए कि 6 का, जैसे कि आप लोगों ने कार्बन का 6 का डबल कर दिया 12, तो ज़्यादातर कम से कम 80% चांस में डबल होता है किसी भी एलिमेंट का, एक तरीके से उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो डबल होता है। ठीक है,
तो ये हो गया। तो हम लोग मैच कर लेंगे, कार्बन का 3 इसमें दिया है, इसमें दिया है। अब देखिए ऑक्सीजन का 2, तो ऑक्सीजन का 2 फर्स्ट वाले में दिया है, फिर सोडियम का फर्स्ट, और डी का देखिए 4 नंबर, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट पेज पे मिलेगा हम लोगों को। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आसानी से उड़ा सकेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, देखना कि मतलब अगर कोई भी बलून लोगे और आप उसमें हाइड्रोजन की गैस भर दोगे और उसके बाद उसको उड़ाओगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर उसमें लटका के उड़ाई जाएगी तो वो आसानी से उड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एक बलून लेंगे, एक मान लो हम लोगों ने बलून ले लिया और हम लोग इसको धागे से बांध के लटका रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसी इसमें क्या चीज़ लटका दें जो आसानी से उड़ जाए। तो ये तो बलून हो गया, बलून में अगर हम लोहा लटका देंगे तो क्या ये उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। ठीक है, तांबा लटकाएंगे तो भी नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर हम इसमें 1 किलोग्राम चिड़ियों के पंख की गठरी बांध के उड़ा दें इसमें, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बलून लेके उनको उड़ जाएगा, और स्प्रिट डालेंगे तो भी नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 1 किलोग्राम चिड़ियों के पंख की गठरी अगर हम इसमें बांध के ऊपर उड़ा देंगे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब इसमें गैस भरी होगी तो काफ़ी आसानी से उड़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि मशीन द्वारा उठाया गया बोझ W है तथा उस पर लगाया गया बल F हो तो यांत्रिक लाभ कितना होगा। तो देखिए पहले से ही किसी ने टिक किया है और बहुत सही टिक किया है, W/F हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, MKS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 4 ऑप्शन है, 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9.8 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया गया, कोई कण वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चल रहा है, यदि उसका आवर्तकाल t है तो उसका कोणीय वेग w होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको बताना है कि अगर ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से अरेंज है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। 124 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि जब w को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2π/t इसका रियल फॉर्मूला बन के निकलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश से कम ताप मापने हेतु जिस द्रव का उपयोग तापमापी में होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो 125 का सी, अरे जी जो रियल ऑप्शन होने वाला है तो सी हो जाएगा, जिसमें कि अल्कोहल दिया गया है। तो 126 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, पेच मापी में चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका 125 का तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया कि अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अब 126 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, पेच मापी में चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं। पेच मापी क्या होता है, जो स्क्रू गेज होता है जिससे हम लोग एक तरीके से स्क्रू को टाइट करते हैं, उसी को पेच मापी कहते हैं। ठीक है, और एक अलग फॉर्म से दूसरे प्रकार का पेच मापी होता है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो स्क्रू गेज होता है और एक और होता है, आपको मैं कभी इमेज में दिखाऊंगी। तो देखिए उसकी एक तरीके से आपको पूछा गया चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, पेंच मापी के चूड़ी अंतराल। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें आपको रियल आपसे थ्योरी की नॉलेज पूछी जा रही है, तो 126 का करेक्ट आंसर होगा तो वो होने वाला है ए, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है पेंच की दो चूड़ियों के बीच की दूरी चूड़ी अंतराल कह रहे हैं। जैसे कि कोई भी एक तरीके से पेंच होता है, आप देखिए पहले समझिए, जैसे कि कोई स्क्रू है तो इसमें जैसे दो चूड़ियाँ होती हैं, जब हम लोग उसको टाइट करते हैं तो बहुत सारे रिंग से बने हुए होते हैं, किसी भी स्क्रू में बने होते हैं। तो जो स्क्रू के जैसे कि ऐसे ऐसे का मैं आपको बना के बताती हूँ, तो इस टाइप के स्क्रू में रिंग बनी होती है। तो ये जो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, तो जब जो रिंग बनी होती है, आप कभी एक स्क्रू में देखना कि एक आपको कील टाइप की मिल जाए कसने वाली, उसमें आप देखना तो ऐसे ऐसे जो उसके कील के किनारे पे रिंग बनी होती है, उसमें जो एक रिंग से दूसरे रिंग की बीच की डिस्टेंस होती है उसी को कहा जाता है पेच मापी का चूड़ी अंतराल। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, पेंच के दो चूड़ियों के बीच की दूरी जो होती है उसी को कहते हैं चूड़ी अंतराल। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको एमसीक्यूज क्लियर हो पाए। ठीक, अब 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। तो मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी सदिश और अदिश राशियों, क्योंकि
इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, फिर वो नर्सिंग का हो या फिर यूपी कैडेट का हो या किसी भी एक तरीके से आपको कोई भी बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको ये चीज़ें पूछी ज़रूर जाएंगी। सदिश राशि और अदिश राशि से फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो कार्य जो होता है वर्क, जो कि एक सदिश राशि है। बल तथा विस्थापन के बीच थीटा जिस मान के लिए कार्य अधिकतम होता है वह है। थीटा के जिस मान के लिए सबसे ज़्यादा कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कितना होता है वो मान? 45 होता है या 0 डिग्री डिग्री होता है, और देखते हैं ऊपर क्या दिया गया है, या फिर 60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, एक सेकंड देखते हैं फिर से, तो 128 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो बल तथा विस्थापन के बीच थीटा के जिस मान के लिए कार्य अधिकतम होता है वो होता है 0 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 129 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यदि किसी समतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम अच्छे से तो हमको वो एंगल पता चलेगा जो परावर्तन कोण होगा। ठीक, तो 129 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस करेक्ट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि क्यू कूलाम का आवेश टी समय तक किसी परिधि, एक सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किसी परिपथ, ठीक है, तो यदि क्यू कूलाम का आवेश टी समय तक किसी परिपथ पे प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा आई क्या होगी? ठीक, यानी कि फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं कुल मिला के। तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है जो कि फिजिक्स में अगर आप ये थ्योरी पढ़ेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस फॉर्मूले की बात की। जहाँ पे आपको जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही करके बिल्कुल तो ऐसी डेफिनेशन में दिया गया, यदि क्यू कूलाम का आवेश टी समय तक किसी परिपथ पर प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा आई होगी। विद्युत धारा आई क्या होगी, फिर नीचे करके फॉर्मूला लिखा होगा। तो वो जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। ठीक, क्यू उसमें चार्ज हो जाएगा, टी उसमें समय हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्यू कूलाम हो जाएगा, सॉरी, तो क्यू उसमें कूलाम होगा जो कि पहले दिया गया था, तो मैंने थोड़ा अलग से जो आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया गया मैं थोड़ा उसमें ले गई। तो क्यू से कूलाम होगा और टी हो जाएगा आपका टाइम। ठीक, तो ऐसे करके आपको क्लियर करना है। तो आप देखिए 131 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 परस्पर समांतर क्रम से जुड़े हैं। इसमें R1 सबसे छोटा है तथा R4 सबसे बड़ा है। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं, तो यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि R1 व और R2 के बीच में जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप एक सेकेंड इसको थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक ये बिल्कुल ये जो ए ऑप्शन है ये नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तब समझ में आया कि ये जो 4 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3 और R4, इसको जब समांतर क्रम में मैंने उसको श्रेणी क्रम में लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसको समांतर क्रम में दिया गया है। तो जब इसको समांतर क्रम में करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि R1 से भी कम जो आएगा वो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके सी करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा। अब देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा आप भी। ठीक है, तो 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन को देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ के रखा है बहुत पहले से। तो कुछ कुछ चीज़ें गलत हो जाती लेकिन फिर भी टाइम रहते मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर कुछ गलत भी होता है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही से नहीं आपको समझ में आ रही तो आप बताना कमेंट करके कि क्या प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ठीक है, तो 132 नंबर क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु है। वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। वस्तु का वेग क्या होगा? तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है एक तरीके से। जब आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से तो 132 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
बी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड होगा। अब आप लोग कहोगे सॉल्व करके देखिए थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, वरना मैं सॉल्व भी कर देती और टाइम कम है हम लोगों के पास, तो थोड़ा आप याद रखने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप उसको टिक कर सको। अगर आप एक भी बार पढ़े होंगे तो आप अच्छे से उसको टिक कर पाएंगे, जिससे कि आपके सेलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी सॉल्व करने बैठे, ठीक है मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपको ये आंसर याद रखना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन वह क्रिया है जिसमें कोई द्रव निम्न निम्न किस ताप पर द्रव से गैस में बदलता है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो वाष्पन होता है वह एक क्रिया है जिसमें कि द्रव को क्या करते हैं, जो एक तरीके से द्रव किस ताप पर द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जब द्रव गैस में परिवर्तित होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो कौन सा टेम्परेचर होता है जब द्रव गैस में बदलता है, तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसा कोई भी टेम्परेचर दे दो जिससे कि द्रव गैस में बदल जाता है, तो किसी भी टेम्परेचर पे वो बदल जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस लगाने के मूड में थे, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। किसी भी टेम्परेचर पे द्रव, अगर आप उसको थोड़ी हीट दे दोगे तो द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य से जो ऊष्मा होती है पृथ्वी तक कब पहुंचती है, किस प्रोसीजर के थ्रू पहुंचती है, तो ये देखिए 134 का करेक्ट होगा, जो वो हो जाएगा ए ही, विकिरण द्वारा। अब देखिए वॉट तथा जूल में संबंध होता है, तो वॉट तथा जूल में संबंध क्या होता है, 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है इसका आंसर। तो ये देखिए 136 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2⁻⁻50 में शून्य और सार्थक अंक के बीच शून्यों की संख्या होगी, जबकि log 2 इज इक्वल टू 0.3010। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है, एक लॉग भी दे दिया गया है और शून्य शून्य यानी कि 0 के बीच की संख्या बतानी है आपको। तो संख्या क्या हो जाएगी, 136 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 हो जाएगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 137 आप इम्पॉर्टेंट का टिक लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए x की पावर m और x की पावर n की होल पावर l दिया गया है। ठीक है, अब दिया गया x की पावर m बाई x की पावर स्मॉल n होल पावर m दिया गया। अब फिर यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर पहले वाला रख दिया गया। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, तो 137 का ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट मान बताना है। तो ये पूरी प्रोसेस का 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसे हुआ, ये आपको थोड़े से फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूले पे ही बेस है, इसलिए मैंने बता दिया आसान भी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 138 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये रहा। तो अब आप देखिए 138 नंबर क्वेश्चन, लॉग बी बेस में दिया गया और m का मान आधार यदि a लिया जाए तो मान होगा, क्या होगा मान। तो देखिए 138 का में 4 ऑप्शंस हैं, तो 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, log a m बाई log a b। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 139 नंबर क्वेश्चन, यदि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c हो तो होगा, यानी कि जब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b होगा और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c होगा तो आंसर में क्या आएगा, 139 का करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c आएगा। तो sin 2a की वैल्यू कितनी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मैथ वालों को तुरंत टिक करके बताना है और कमेंट में भी बताना है। ठीक है, तो sin 2a का मान क्या होता है, बहुत आसान है। तो 114 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 sin a cos a होता है, किसका मान, sin 2a का मान। तो sin थीटा का मान कितना होता है, ये भी आसान है, 141 नंबर क्वेश्चन है, सी करेक्ट जाएगा इसका, -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन b इज इक्वल टू 11/15 हो तो कॉस b कितना होगा।
ठीक है। अब बताइए कॉस बी कितना होगा। मैथ्स वालों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैथ में डायरेक्ट दी जाती है। 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 142 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 2√26/15। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3D 1+2+4+8+16+ का 15वां पद कितना होगा, 15वां पद कितना होगा। तो इसमें 143 में करेक्ट आंसर जाएगा बी, 2 की पावर 14 होगा। श्रेणी 7, 10, 13-130 के अंत में 15वां पद कितना होगा। तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 88 होगा। अब देखिए सी बेस में 7 और 10 दिया गया है इसकी, और 10 कार्बन 6 का मान कितना होगा, या फिर सी आप कोई पोजीशन रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसमें इसकी वैल्यू बतानी है। 145 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, जो कि दिया गया है 330। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 का क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा x+2y=5, ये कोई नाम वाली रेखा नहीं है, ये लाइन वाली रेखा की बात की जा रही है, ठीक है। तो x+2y=5 और 3x+y-11=0 के बीच का कोण होगा। तो 146 का करेक्ट आंसर का करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 146 का बी, यानी कि 45 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147 नंबर क्वेश्चन है, गोले स्फीयर का आयतन क्या होगा। गोले को हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, स्फीयर का आयतन कितना होगा। तो 147 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। प्रमाणित किया गया है विचलन ST6 का सूत्र होगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है। तो प्रमाणित विचलन का फॉर्मूला क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि चारों ऑप्शंस ध्यान से दिख पाएँ। तो 148 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। इसमें दिया गया समीशन D2, इस देखिए इस सिंबल को समीशन कहते हैं। तो ये दिया गया है समीशन D2/n माइनस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट लिया, समीशन D/n का होल स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु 2.2, और -1, 4 के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। तो ये आपको एक ग्राफ आना चाहिए बनाते, उससे आप ये निकाल सकते हैं। मैथ्स में ग्राफ दिया जाता है, वो बहुत ईजी होता है। तो देखिए 149 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 निकल के आएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरंभ से n धनात्मक इवन संख्या का समांतर मध्य कितना होगा। तो देखिए इसमें आपको करेक्ट आंसर पता लगाना है। 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, n+1 होगा। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो है वो है गाजियाबाद। तो आपको टिक करना है बी नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कब मनाया जाता है चलो आप लोग बताइए। आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लौंग है, लौंग क्या है, बंद कलिका है, जड़ की गांठें हैं, बीज है, तने की गांठें हैं। तो मैंने जो पहले नंबर पे बोला बंद कलिका को लौंग कहा जाता है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया यानी कि सूर्य से, ये जैसे मान लीजिए सूर्य है तो इससे दूरी, एक सेकंड ज़्यादा बेकार बन गया सूर्य, ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। येलो कलर कहाँ है हमारा, ये ले लिया हम लोगों ने। तो ये रहा अपना सूर्य येलो कलर का, ठीक। तो ये आपका सूर्य है। तो इसमें आपको बताना है जैसे कि सबसे, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेंगे सबसे दूर है, फिर ये उससे पास है, फिर ये उससे पास है, फिर ये 4 ऑप्शन है, 4 इसमें दिया गया 1 2 3 4। तो ये देखिए 154 नंबर क्वेश्चन है जो, तो इसका देखते हैं हम लोग। तो ये जो अर्थ दी गई है अपनी अर्थ, ठीक है, अर्थ जो है पृथ्वी, ये सबसे पास है सूर्य के, ठीक। इन 4 ऑप्शंस के मुताबिक, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो पृथ्वी अपनी सबसे पास है, उसके बाद है
बृहस्पति। ठीक है, तो ये बृहस्पति जो हो गया, बा से लिख लेते हैं उसको बृहस्पति, उसके बाद है। ठीक, तो अब जो है ये जो दिया गया है यूरेनस, जो एक आपका वो हो जाएगा एक तरीके से, ये भी उसमें गिना जाता है, जैसे बहुत सारे ग्रह दिए जाते हैं तो ये भी एक ग्रह होता है, तो यूरेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे यू लिख लेते हैं। अब ये जो प्लेटो दिया गया, इसको प्लूटो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लेटो जो है ये फर्स्ट नंबर, यानी कि ये सबसे दूर होता है। तो ये देखिए, ये सबसे पास हो गया अर्थ, फिर हो अर्थ का रख लेते हैं सेकंड नंबर, और बा से क्या बृहस्पति दिया गया इसका थर्ड नंबर, और ये हो गया फोर्थ नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट दिया गया ए पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो रेड कलर से ले लेते हैं ए को, और ए नंबर जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब 155 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक एक तरीके से नगरीकृत राज्य पूछा गया कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा 155 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर ही मिट गया, तो चलिए फिर इस इधर से एक बार देख लेते हैं 155, तो ये हो जाएगा अपना 156 नंबर क्वेश्चन, 156 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ये 156 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तो इसी हिसाब से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, तो 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो सबसे ज़्यादा मतलब भारत में ऐसा कौन सा ईंधन है जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कौन सा ईंधन हो जाएगा, 156 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वो है थोरियम। अब देखिए 157 नंबर क्वेश्चन को, डॉक्टर कल्पना चावला के संबंध में नीचे दिए गए स्थानों में कौन सा सही है। तो ये देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी भी ठीक होगी तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वो जो कल्पना चावला थी जो कि अंतरिक्ष में गई, तो उसने 1997 में इतिहास की रचना की जब वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उनका संबंध करनाल से था। ठीक है, उनका संबंध करनाल से था, वो करनाल की रहने वाली भी थी। ठीक है, उनका दुखद अंत पहली बार फरवरी सन 2003 को हुआ, ये भी बिल्कुल करेक्ट न्यूज है। तो आप डी भी करेक्ट कर लीजिए, बी भी करेक्ट। अब इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया, वो सी ऑप्शन कह रहा है उसने अंतरिक्ष में दूसरी सफल यात्रा पूरी की, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो पहली ही यात्रा में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको दूसरी यात्रा करने को नहीं मिल पाई थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है कि उन्होंने दूसरी यात्रा की। तो इसमें से आपको सही नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, जो सी अपना करेक्ट हो जाएगा आंसर, यही इसमें पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं, तो 156 157 158 नंबर हो गया। ठीक, तो अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सोरा, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। मैक्सेस पुरस्कार के विजेता विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय कौन थे, तो ये हो जाएगा डी करेक्ट, विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो थे वो मैक्सेस पुरस्कार के पहले विजेता रहे हैं भारत में। ठीक है, अब देखिए अल जजीरा है एक, अल जजीरा जो होता है वो क्या है, वो क्या है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं नीचे का और क्या दिए गए हैं। वो एक टेलीविज़न चैनल है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल जजीरा जो है क्या है, एक टेलीविज़न चैनल है। अब देखिए 161 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि दिया गया है, पुराणों पर अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था प्रथम मुसलमान। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। 161 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अल बेरूनी जो थे
एक बहुत महान, एक तरीके से कहा ज्ञाता माने गए हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। अब देखिए 162 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? वो है पतंजलि। अब देखिए निम्न में से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। तो अब देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 165 तक हम लोगों ने कवर कर लिए। अब देखते हैं 166 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, 164 तो ये हमारा 4 था। हाँ ठीक है, ये हम लोगों का 164 था 1 दिसंबर। अब उसके बाद 165 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिका के किस शहर में वर्ल्ड सेंटर स्थित है? किस शहर में है? अमेरिका में कौन सा शहर पड़ता है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। 165 का करेक्ट आंसर होने वाला है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका के अंदर आता है। तो देखिए किस शहर में राग भैरवी गायक सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो जो राज भैरवी गायक थे वो सबसे ज़्यादा किस में अच्छे माने जाते थे? किस पहर में, मतलब ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें वो बहुत अच्छा गाया करते थे और उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता था? तो 166 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रातःकाल में। और देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री की समाधि शक्ति स्थल कहलाती है? तो इसमें से 4 ऑप्शंस है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो 167 का सी करेक्ट होगा। जो इंदिरा गांधी जी हैं उनमें उनकी जो समाधि है एक तरीके से शक्ति स्थल कहलाती है। अब देखिए मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसमें ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसमें इंपॉर्टेंट का टिक पहले लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको करेक्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 का ए। एक सेकेंड, 168 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाँ, पृथ्वीराज कपूर जो है इन्हें मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का अवार्ड दिया गया। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे जे। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें आपको करेक्ट मैच करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको ऑप्शन को और ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखिए 169 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको पहले हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से पहले मंदिर दिया गया और फिर दिया गया ये मंदिर कौन से स्थान में है। तो देखिए खाटू श्याम मंदिर जो है वो अपना सीनट में है। तो इसको यहाँ 5th नंबर पे टिक करेंगे। तो सीनट में होने के बाद ये जो गंगा मंदिर है ये भरतपुर में है। और श्रीनाथ मंदिर जो है वो आपका नाथ द्वार पे है। और करणी माता का मंदिर जो है आपका देश मोड में है। और चित्तौड़ एक सेकंड, कुंभ श्याम जी का मंदिर है वो आपका चित्तौड़ में है। ठीक है, तो ये आपको देश मोड में लगाना है टिक। और ये आपका कुंभ श्याम जी का मंदिर, इसको आपको चित्तौड़ में ले जाना था। यानी कि पहला जो है खाटू श्याम मंदिर वो सीनट में है। तो देखते हैं 5th नंबर। ठीक है, 2 में आ गया 5 नंबर। तो इन 2 को तो आप ऐसे करेक्ट वो इनकरेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो गंगा मंदिर फिर हम लोगों ने भरतपुर में टिक लगाया। तो गंगा मंदिर भरतपुर में सिर्फ सी में दिया गया है। इसी को आगे और बढ़ाते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर ये भी नाथ द्वार 3रे नंबर पे दिया गया। और करणी माता का मंदिर जो दिया गया है ये देश मोड में दिया गया है, दूसरा ये भी सही है। और कुंभ श्याम जी का मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश में पाया जाने वाला 7 रंगों के क्रम में रखा जाता है? तो ये देखिए ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 7 रंग में किस वर्ड को रखा जाता है। तो विबग्योर जो आपका वर्ड है, विबग्योर, ठीक है, ये जो बी नंबर ऑप्शन दिया गया है विबग्योर जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है। वी से होता है वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इसलिए विबग्योर नाम दिया गया है 7 रंगों को।
तो वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी, और इंडिगो का होता है जामुनी, और ब्लू का होता है नीला, ग्रीन का होता है हरा, येलो होता है पीला, ऑरेंज होता है ऑरेंज, नारंगी जिसको बोलते हैं, और रेड से तो लाल होता ही है। तो ऐसे करके 7 रंगों को रिप्रेजेंट किया गया विबग्योर से, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग काफ़ी लास्ट तक पहुंच चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन किस संस्थान के स्थान पर अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये आपको बताना है। 171 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CGATT, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। तो 44 मिनट्स हो गए, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अभी और थोड़े क्वेश्चन को खींचते हैं, शायद हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर लें। काफ़ी स्पीड करने की कोशिश करेंगे। तो 172 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है। 172 का करेक्ट होने वाला है आंसर सी ही आंध्र प्रदेश पर स्थित है। 173 क्वेश्चन नंबर है, योजना आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट टिक करना है, जो कि करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल मतलब एक तरीके के टाइम पीरियड जो होता है उसकी बात की गई है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक। कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं। 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस अंग की बीमारी होती है। 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यकृत की। अब देखिए 176 का 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये देखिए कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 176 क्वेश्चन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है डी नंबर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो डी नंबर क्या दिया गया, डॉक्टर NE बोरलॉग जो थे, इनको एक तरीके से नोबेल पुरस्कार मिला। किस वजह से, खाद्य अनाज क्रांति की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया गया। 177 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दिहांग से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप से पाया जाता है। तो शुद्ध रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तांबा है जो सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप से पाया जाता है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, मुख्य चुनाव के, ठीक है, कार्यकाल की अवधि पूछी जा रही है इसमें। 179 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। तो क्या दिया गया, 6 वर्ष होती है। अब देखिए अभिकलनीय कार्य विधि का ग्राफिक निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है ग्राफिक निरूपण। तो वो ए है, फ्लो चार्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन है, मकड़ी अन्य कीटों से भिन्न है क्योंकि इसकी क्या होती है, कितनी टांगें होती है। अगर मकड़ी अन्य कीटों से, अन्य इंसेक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें 6 टांगें होती है कि 8 होती है कि 10 होती है कि 12 होती है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें 8 टांगें होती है, इसलिए वो बाकी के इंसेक्ट से डिफरेंट होती है। अब देखिए 182 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें किस उपलक्ष्य में चलाई गई थी। तो शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो किस उपलक्ष्य में चलाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 182 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है, जो कि दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म से शताब्दी संपन्न हुई थी। एक तरीके से इस मतलब वो एक तरीके से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जन्म शताब्दी में संपन्न होने के उपलक्ष्य में शताब्दी ट्रेन चलाई गई थी। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया गया 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 10 रुपए के नोट पर आपको आसानी से पता भी होगा और पता होना भी चाहिए, गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक घना आबादी शार्क देश कौन सा है। तो सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है। तो 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बांग्लादेश। अब देखिए मौन घाटी किस राज्य में है। तो मौन घाटी किस राज्य में है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तमिलनाडु में, केरल में, असम में या राजस्थान में। 185 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केरल में। तो अब देखिए
अब आ गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर रीजनिंग की जो जीके की बुक है, देखिए मैंने आपको एक, आप वो वाली वीडियो जाके देखना, जब मैंने आपको बताया था कि कौन सी बुक सफिशियंट है बीएससी नर्सिंग करके, ऐसे मैंने एक थंबनेल लगाया हुआ है कि हु इज़ सफिशियंट, ऐसा कौन सी बुक है जो सफिशियंट है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो मैंने उस बुक में बताई है, एक जीके की बुक मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। तो जब मैं, आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगी कि ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग कहेंगे कहाँ से पढ़ें, तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, उसी बुक से सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जीके की बुक आप देखना, एक थंबनेल लगा हुआ है, तो थंबनेल में लिखा है कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सी बुक सफिशियंट है, तो आप लोग जाके देखना। तो उसमें एक जीके की बुक का मैंने जिक्र किया है, तो उस बुक से ही सारे ये रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं, जितने इसमें आ रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो सारे उस बुक में दिए गए हैं। अगर आप लोग परचेस कर सको, अगर जो भी कोई जिसके पास फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो परचेस कर सके तो आप वो बुक ज़रूर परचेस करना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं, मतलब कम से कम मैं आपको बताऊँ 100% में से अगर जी के क्वेश्चन लिए जाएंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 75% क्वेश्चन उसी बुक से आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको उसको रिकमेंड कर रही हूँ। देखिए, ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप टाइप का कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको लेनी हो तो ले सकते हैं, वरना सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी इससे आपको सीरीज़ के थ्रू तो करा ही दूँगी। तो अगर आप परचेस कर पाओ तो करना, वरना अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने क्वेश्चन उसमें दिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के थ्रू सारे करा दूँगी। बस आपको वीडियो बीएससी नर्सिंग की भी जाके कुछ-कुछ देखनी पड़ेंगी, जिसमें कि मैंने जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए बीएससी नर्सिंग वाली बुक में। तो आपको वीडियोज़ में, सॉरी, बीएससी नर्सिंग की जो वीडियोज़ है उसमें कई-कई मैंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आपको वो देखने पड़ेंगे, तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आपको बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 186 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो जो कि दिया गया है। तो देखिए, इसका नॉर्मल मैं ट्रिक बता देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए 4 ये दे दिए गए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो देखिए 15 और 70 को जब आप ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा 15 और 70 को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, उसमें आप ऐसी कोई सी भी डिजिट ऐड कीजिए जिससे 64 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा टाइम देके 15 और 17, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, 7 8 9 10 11 12 की 2 करेंगे और यहाँ पे कैरी रखेंगे और 1 2 3, तो 32 हो गए। 32 को ऐसा क्या ऐड किया जाए तो 64 हो जाए, तो 32 में हम लोग फिर से 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 32 प्लस 32 अगर हम लोग लिखेंगे तो इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 ऐसे आ गया बीच में। अगर जब हम लोग 15 और 70 को ऐड करेंगे तो 32 आएगा, इसमें से हम अगर इसमें हम प्लस करेंगे 32 तो आ जाएगा 64, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 15 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 के बाद आप 5 ऐड कर लो तो हो जाएगा 14। 14 का 4 रखेंगे, फिर एक सेकेंड, 14 का 4 रखेंगे, कैरी हो गई 1, तो फिर उसके बाद 2 यानी कि 24 हो गया। तो अब उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। अब हम लोग देखिए, ये जो 9 दिया गया, देखिए हम लोग 59 को ऐड कर ले, 24 आ गया। 24 में अब हम 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 32 ऐड करेंगे तो 4 5 6 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 5 हमारा, तो 56 हो गया। तो 56 के बाद जब हम प्लस करेंगे इसमें 7, जो कि नीचे दिया गया है 7, 56 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 6 7, तो एक सेकेंड, 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 6, तो ये देखिए 63 हो गया। तो 63 और 64 अप्रॉक्स आपका ये आंसर जो है, 63 और 64, ये मतलब अप्रॉक्स पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। 64 और 63 ऐसे करके ये यहाँ पे 64 भरा गया है, ठीक। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ पे भी निकालना। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क, अगर मैं पूरा डिटेल बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी, तो मैं आपको बता दूँगी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 16, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इसमें भी यही बात पूछी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको जीके वाली बुक में मिल जाएंगे।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 187 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जो कि दिया गया वो 77 नंबर 77 दिया गया। ठीक है, अब देखिए निम्न में से भिन्न बताइए, डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी रीजनिंग के ही सारे क्वेश्चन है, आपको जीके वाली बुक में आराम से मिल जाएंगे, वरना मैं तो आपको कराई दे रही। तो आप इसमें डायरेक्ट आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। देखिए ज़्यादा तो पूछे जाते नहीं है, 2-3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए भिन्न इसमें बताइए, यानी कि डिफरेंट बताना है, तो 188 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, EHKM होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें कि थोड़े आपके क्वेश्चन रह गए हैं। 189 लग रहा मैंने स्लाइड ऐड की नहीं है, तो ठीक है यार, इतने बच गए हैं। 188 नंबर क्वेश्चन हो गए, तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं है ऐड, तो देखिए मिल भी नहीं रहे हैं क्वेश्चन। तो 188 तक हम लोग कवर करते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, क्योंकि मेरे इस जो मैंने आपको PPT तैयार की है इसमें और क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैं कैसे करा सकती हूँ। मुझे लगा था 100 क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। चलिए फ़िलहाल इतने हैं, तो आप लोग इतने ही पढ़िए, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 5, और इसके बचे जो क्वेश्चन है वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी जाके। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको छोटी सी वीडियो बनाऊंगी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा कि फोर्थ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 8-10 क्वेश्चन ही रह गए होंगे, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन रह गए हैं, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जब नया वीडियो आएगा तो वो आएगा प्रैक्टिस सेट 5 का। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे लास्ट में, लास्ट में मैं करा दूंगी, ऐसा नहीं है। इसके 14 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे तो उसको करा दिया जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मैं इसी की डाल दूँ, इसी प्रैक्टिस सेट 4 के बचे हुए क्वेश्चन की डाल दूँ, वरना मैं नया सेट लूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।